मैम बफरिंग। हो गई। ठीक है, दूसरा आता है डबल डेरिवेटिव, डी स्केयर यू बाय डी एक्स स्केयर का डबल डेरिवेटिव। ये क्या बताता है? स्टेबल और अनस्टेबल, मैक्सिमा और मिनिमा, डी स्केयर यू बाय डी स्केयर अगर पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा? मैम यू क्या डिनोट कर स्टेबल रहा है? इक्विलिब्रियम। यू इज पोटेंशियल एनर्जी भाई, डी यू बाय डी यू इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके मैम। मैथ्स के बच्चे हो कि मुझे लगता है बायो के बच्चे आ गए हैं कुछ। फिजिक्स में यू क्या डिनोट करता है भाई? अम्ब्रेला। नो मैम। पोटेंशियल डिफरेंस। मैम मुझे लगा वो मिला। पोटेंशियल डिफरेंस डी होता है। सॉरी मैम। यस मैम। डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर ये अब इसमें अगर मुझे पता लगाना है कि अनस्टेबल या स्टेबल का, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से निकालते हैं। ठीक है, जैसे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आता है यस एक मैम। कॉन्सेप्ट पावर का, पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर के कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं? पावर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी पावर को रहने दो। चलो, पहला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। कितने रुपए के लिए, कितने से शुरुआत होती है केबीसी में? 1000 रुपए से, है ना? तो 1000 रुपए का सवाल है। 5000 से होती है? नो मैम, 1000 रुपीज से स्टार्ट होती ओके। है। हाँ भाई, 1000 से होती है, मैं भी देखती हूँ केबीसी तो। चलो, एक बार मैं 1 करोड़ तक चली गई थी। चलिए, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं। एस इक्वल्स टू टी स्क्र बाय 4 दिया हुआ है। 2 सेकंड तक के लिए जो वर्क डन हुआ है इस मास पे, मतलब 6 kg का मास है जिस पे हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो विद इन द 2 सेकंड कितना वर्क डन किया है इस फोर्स ने, वो बताना है। तो किस तरीके से करोगे? या तो तुम इंटीग्रेशन करके करोगे, एफ डॉट डी एक्स, है ना? वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन डॉट डी एक्स। या तो इस तरीके से करोगे, या सीधा सीधा क्या तरीका है? एक्सीलरेशन से करने की जगह कैसे करो ऐसे क्वेश्चंस को? वर्क डन बाय ऑल द डिफरेंशिएशन करो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बस, अब देखो, हाफ इंटू एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब तुम्हें डिस्टेंस तुम्हें दिया ही है टी स्क्वायर बाय 4। वेलोसिटी कितना आ गया? ds बाई डी टी, है ना? ds बाई डी टी करेंगे तो कितना मिलेगा? टी टी बाई 2। T/2। यस मैम। हाँ, तो अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? v इनिशियल टाइम 0, तो v इनिशियल 0, v फाइनल यानी टाइम कितना है? 2, तो v फाइनल कितना हो गया? t इक्वल्स टू 2 पे v फाइनल 1। 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हो ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना, डेरिवेशन के बिना, डिफरेंशिएशन के हो जाएगा। तो 1/2, मास की वैल्यू 6, फाइनली वेलोसिटी 1, इनिशियल 0, तो कितना आ गया हमारा फोर्स? 3 न्यूटन। ठीक है, फोर्स हमारा आ गया 3 न्यूटन। चलो, कितना क्लियर है? इसमें यस कोई मैम। दिक्कत तो नहीं है? आसान था ही था। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में एक्सीलरेशन नहीं निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है। चलो, अगला सवाल करो। देखो, ये क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे तुम लोगों को असाइनमेंट करने में थोड़ा आसानी रहेगी। जिन्होंने फ्रिक्शन का असाइनमेंट करा होगा उन्हें याद होगा कि जो क्लास में जो कराया जा रहा है वही असाइनमेंट पूछा जा रहा है। हाँ, तो क्या कह रहा है? एक फोर्स दी हुई है, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दिया है एक्स डायरेक्शन में, एंड द वाई डायरेक्शन में यही है। तो टोटल वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स,
तो फोर्स कितना है, कांस्टेंट तो चलो बाहर निकाल लो, वाई आई प्लस एक्स जे कैप डॉट, है ना, ये हमें यहाँ पे मतलब फोर्स को डिस्प्लेस करना है, यानी तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों वाई और एक्स में है। तो क्या लिखें, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या करो इसको, क्या बनेगा, के वाई डी एक्स का एक्स प्लस एक्स डी वाई का वाई, राइट, और ये मेरे पास डी, डेरिवेटिव से ये हट जाएगा, डिफरेंशिएट ये इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर ही बताओ क्या आएगा। हाँ, एक्स पार्टिकल ए 0 a, वाई पार्टिकल ए, तो किसके बराबर होना चाहिए, देखो ये ऐसे बन जाएगा ना तुम्हारा, के की वैल्यू क्या हो गई, वाई डी एक्स, ये हो गया प्लस एक्स डी वाई, इसको हमने इंटीग्रेट कर रखा है, तो ये माइनस के तो बाहर है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये किसका डेरिवेटिव है, डी एक्स वाई का ना, इस तरीके से, तो डी से ये इंटीग्रेशन कट गया, ठीक है, तो लिमिट देखो, एक्स की क्या है, एक्स की लिमिट क्या है, 0 to a, 0 0, और ये क्या लिमिट हो गई हमारे पास, ए, ठीक है, तब यहां से इसकी लिमिट को लगा दो, ये क्या हो गया, माइनस के की वैल्यू रखो एक्स वाई की, तो एक तो ए स्क्वायर हो गया और फिर क्या हो गया ये 0, तो क्या वैल्यू आई, माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है देखो, ये वाई आई था, तो इसको मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, डिफ्रेंशिएट करना था हमें, तो के वाई को डी एक्स के साथ और इसको डी वाई के साथ, जैसे यहाँ पे वाई डी एक्स एक्स डी वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो ये डेरिवेटिव है एक्स वाई का, कैसे लिखेंगे, एक्स डी वाई, फिर प्लस वाई को कांस्टेंट रखेंगे, फिर डी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है ये, डी एक्स वाई, तो डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन हट गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स वाई, और फिर हम लोगों ने लिमिट लगा दी, करेक्ट, Yes, ma'am. तो एक्स की लिमिट कितनी यस थी, मैम। जी, हाँ हाँ, तो लिमिट्स लगा दी, एक्स की लिमिट थी हमारी 0 to a और वाई की लिमिट है हमारी a to a, ये 0 ही होगा, ये 0 to a, चलो ये वाला करो, देखो जिसको कल फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आया होगा वो 1 सेकंड का टाइम लेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि वैल्यू याद होगी, क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर फोर्स को अगर एक फोर्स लगाते हैं किसी ब्लॉक एम पे किसी एंगल थीटा पे, तो कितना मिनिमम क्या फोर्स की वैल्यू निकल के आती है, फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे, फोर्स, मिनिमम फोर्स, क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक एम को मिनट मैम। पुल्ड किया जा रहा है किसी एंगल थीटा से, इफ द ब्लॉक मूव्स विद वेलोसिटी एंड हैज द डिस्प्लेसमेंट एक्स, कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स भी हो जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो बताओ क्या वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन कितना किया फोर्स ने, तो मैंने शायद तुम्हें ये डिराइव कराया होगा, म्यू एम जी आता है फोर्स, और ये होता है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसमें हम ये भी लगाते हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड,
फ्रिक्शन में ही आता है। मिनिमम फोर्स कितना होगा अगर अगर मुझे ब्लॉक को पुल करना है तो मिनिमम फोर्स, फिर इसकी वैल्यू रखते हैं मैक्सिमम वाली, तो ये म्यू एम जी √1 प्लस म्यू स्क्वायर आता है ना, Yes, याद है? ma'am. हाँ, तो ये किसकी वैल्यू आती है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। फोर्सेस बैलेंस कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये इधर एफ कॉस थीटा बनेगा, ये ऊपर साइन थीटा, नॉर्मल भी ऊपर आएगा, यहाँ पर एम जी। तो ये फोर्स निकालोगे ना एफ कॉस थीटा वाला, ये वाला फोर्स निकालेंगे तो ये बराबर आएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आया है फोर्स, वर्क निकालना है। तो इस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो क्या होगा, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आया। अब देखो कौन सा फोर्स है हमारा, कौन सा कंपोनेंट है, कॉस थीटा, और डीएक्स कितना चला है, एक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, म्यू एम जी एक्स का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इन दोनों के बीच में, कॉस थीटा, तो म्यू एम जी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो बिना सॉल्व करे भी हम कर सकते थे क्योंकि हमने ये वाला फोर्स निकाला हुआ है, मिनिमम फोर्स फ्रिक्शन। नहीं आया तो दोबारा समझाऊं क्या, फोर्स बैलेंस करनी है बस। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग गुल होके बैठे हो भाई। ये कोई ब्लॉक है, इस पे किसी फोर्स लगा रहे हो किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा। यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा। और नॉर्मल बैलेंस नीचे से करेगा वेट एम जी, करेक्ट। यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन। अब फोर्सेस बैलेंस कर लो, म्यू एन यानी फ्रिक्शन की फोर्स हो गई एफ कॉस थीटा के बराबर, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट, इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। बस अब फोर्सेस को इक्वेट कर दो, तो ये फोर्स म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, म्यू एम जी इक्वल्स टू देखो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन। लो कर दिया डिराइव, फोर्सेस बैलेंस करनी थी। अब नॉर्मल की वैल्यू देखो कैसे निकाली है, एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी। तो नॉर्मल देखो एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्सेस बैलेंस करिए भाई, आगे डायरेक्शन में थीटा तो एफ कॉस थीटा, ऊपर एफ साइन थीटा, नॉर्मल भी ऊपर ही लगेगा, नीचे वेट, इधर फ्रिक्शन। तो फोर्स बैलेंस कर दी, इक्वेशन 1 यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दी। क्लियर है, आगे बढ़ू। फोर्स आ गया तो अब वर्क, इस फोर्स की वजह से वर्क भी आ जाएगा। अब यही वैल्यू पता है, ये क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ ब्लॉक। तो यही क्वेश्चन है, मिनिमम फोर्स क्या होगा, यही होगा म्यू एम जी, बस इसको हम क्या लिख देते हैं, √1 प्लस म्यू स्क्वायर। चलो ये वाला करो, क्या कह रहा है तुम्हारे पास, मैं समझा देती हूँ सवाल क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास एक ये पुली है, पुली पे 2 ब्लॉक हैं M2 और ये ब्लॉक है M1, ठीक है। इन पे टेंशन लग रही है, अब ये ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, एक्सीलरेशन ऊपर है ए से। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन का वर्क डन निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। मान लो एलिवेटर के रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, तुम एलिवेटर पे जाके बैठ गए, तो अब ये एक्सीलरेशन क्या हो गई तुम्हारे तुम्हारे रिस्पेक्ट में, अब ये फ्रेम कैसा हो गया, Rest po. क्या एक्सीलरेट हो रहा है, ये फ्रेम नहीं हो रहा है ना, नहीं भाई हो तुम रहा। इसके ऊपर आके बैठ गए, तो अब एक्सीलरेशन, तो अब सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इसी फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो अभी हमें निकालना है क्या, टेंशन। तो देखो एक बात ध्यान से सुनो, टेंशन ऊपर लग रही है टी, यहाँ पर भी टेंशन टी ऊपर लगेगी टी, ठीक है। अब क्या करें, टेंशन ऊपर, ये वाली टेंशन ऊपर,
अब ये सिस्टम भूल जाओ कि यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन भी था। अब ये तुम्हारे लिए इनर्शिया, तुम इस फ्रेम में आ गए हो तो एक्सीलरेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में अब 0 हो गई। अब नॉर्मली ट्राई करो, नॉर्मली देखो, देखो M2 कहाँ आ रहा है, ऊपर, नहीं M2 नीचे जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो मान लो ये कितने डिस्टेंस नीचे आया, जितने डिस्टेंस ये नीचे आएगा उतने डिस्टेंस M1 ब्लॉक ऊपर जाएगा ना। क्या कह रहा है, एक पुली अटैच है, एलिवेटर मूव करना स्टार्ट कर देता है ऊपर। अब देखो M ब्लॉक नीचे आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम में, तो नीचे आया, मैंने मान लिया कितना डिस्टेंस नीचे आया, x सेंटीमीटर। अब याद रखो मैंने तुम्हें बोला था जितना पुली नीचे जाएगी उतना पुली ऊपर भी जाएगी, हाँ या ना। Yes, तो ma'am. ये T, तो x से नीचे आई तो x से ऊपर गई, ध्यान दो, x से नीचे आई तो x से ऊपर चली गई। फ्रेम का कोई अब सीन ही नहीं रहा। पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये डिस्प्लेसमेंट के केस में लिया है। अब कई बार मैं एक्सीलरेशन भी लेती हूँ, बट एक्सीलरेशन यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्क पूछा है, तो वर्क F डॉट S होता है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो फोर्स हमारी टेंशन है। अब देखो एक में डिस्प्लेसमेंट नीचे है और एक में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल अपोजिट हो गए ना। देखो टेंशन और ये नीचे, एक में टेंशन और एक्स दोनों साथ में, यहाँ पर तो 0 एंगल है तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये दोनों अपोजिट हैं तो 180 डिग्री, तो एक में माइनस साइन हो गया, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना आया, 0। क्लियर। Yes, ma'am. इसमें देखो अब एक्सीलरेशन का कोई फंडा नहीं रहा क्योंकि तुम खुद उसके फ्रेम में चले गए तो हम भूल गए उसको। अब इसने वर्क पूछा, तो वर्क अब तुम्हें साफ साफ डायग्राम में दे रखा है कि एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो मैंने मान लिया एक्स से आ रहा है। तो दूसरा ब्लॉक सिंपल सी बात है, पुली को तोड़ेंगे तो नहीं क्योंकि कॉन्स्ट्रेन है हमारे पास, कंस्ट्रेन है, ये ऊपर जाएगा। तो टी डॉट एस वैसे भी किसके बराबर होता है, सिंपल सी बात है, 0 के बराबर, है ना। तो ये टी डॉट एस इक्वल टू 0। अब दूसरा फ्रेम देखो, अभी पुली ऊपर जा रही है और तुम ग्राउंड में हो, यानी अभी अब क्या केस है, अब दूसरा सिनेरियो मैं इसको रफ कर देती हूँ, दूसरा देखो, दूसरे का सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी एक्सीलरेशन है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये तुम पूरा एक्सीलरेट कर रहा है ये सिस्टम और तुम ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हो, यहाँ पर खड़े होके, तो तुम्हारे लिए टेंशन कितना वर्क कर रही होगी, अब ये मत कहना 0, सोचो। अब ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये कहाँ मूव करेंगे, ये कहाँ एक्सीलरेट करेंगे। भाई तुम नीचे बैठे हो, तुम्हारे लिए ये मूव कर रही है, तो ये भी मूव, ये कहाँ मूव Yes, करने चाहिए ब्लॉक, upward. ऊपर ही, Yes, ma'am. ऊपर Upward. ही करेंगे। तो ये मान लो एक्सीलरेट A1 से कर रहा है, ये एक्सीलरेट A2 से कर रहा है, ठीक है, A1 A2 से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं, मान लिया ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो बस टेंशन कहाँ लगने वाली है, ऊपर, बस ऊपर की साइड। Yes, ma'am. हाँ। तो अभी वर्क डन यानी टी डॉट एस करो, तो टी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर, टेंशन, इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट S1 है, इसका डिस्प्लेस मान लो S2 का, S1 प्लस टी S2, S1 डिस्टेंस, तो S1 का फॉर्मूला मान लेते हैं, इनिशियली रेस्ट में था तो हाफ एटी स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 A1, टाइम मान लेते हैं कुछ भी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टेंशन डॉट 1/2 A2 टी स्क्वायर, टेंशन कॉमन लेने का, बाय 2 भी कॉमन ले लो, टाइम भी कॉमन लेने का, तो ये क्या बना A1 प्लस A2। अब देखो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, एक चीज सुनो, अगर ये पूरी जो पुली है ये ऊपर ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, सॉरी ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ध्यान से सुनो, पूरा जो पुली का सिस्टम है ये ए से ऊपर जा रहा है, तो ये जो थ्रेड होंगे, जो ये स्ट्रिंग होंगी, ये कितने से एक्सीलरेट कर रही होंगी, अब वो वेलोसिटी वाला याद करो, सच कितने से एक्सीलरेट करेंगी,
अगर ये पूरा ए से मूव कर रहा है तो ये इंडिविजुअली कितने से करना चाहिए? हम्म ये भी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं नहीं, देखो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यही तो कॉन्सेप्ट था और मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ ये कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझो। मैंने क्या बोला था, अगर एक मान लो वो वेलोसिटी वाला कराया था कि तुम्हारे पास ये पुली है, ठीक है, ये बंधी हुई है और यहाँ पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है आगे की तरफ, और यहाँ पर एक ब्लॉक बंधा हुआ था मास m। अब ये अगर रस्सी तुम आगे खींचते जाओगे, अगर ये रस्सी ढील नहीं छोड़ेगी तो रस्सी टूट जाएगी ना। तो उसके लिए ये यस ब्लॉक मैम। भी यस मैम। ये ब्लॉक का हमने एंगल निकाला था कि ये ब्लॉक का एंगल जो है, अब ये भी v वेलोसिटी से मूव करता, तब ये वाली जो रस्सी है ये इसको हेल्प करती उतने ही डिस्टेंस मूव कराने में। ऐसे ही एक बार हुआ था जब मैंने उस वेलोसिटी को 2 बार पार्ट्स में डिवाइड कराया था, याद करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रस्सी है, ठीक है, और वो कैसे बंधा हुआ था मुझे याद भी नहीं है, याद करो ना, वो 20 और 10 वाला एग्जाम्पल था जो, जिसमें मैंने क्या बोला था कि एक वेलोसिटी, एक रस्सी जो है, एक सेकंड में वो ढूंढ ही लेती हूँ ना, वो वहीं से तुम्हें ना अच्छे तरीके से याद आएगा, एक सेकंड, वो अच्छा क्वेश्चन है एक्सीलरेशन से। तुम ना एक तो नोट्स रिवाइज नहीं करते ना, मुझे जब भी अच्छे नहीं लगते तुम लोग। एक बार नोट्स को पढ़ा करो खोल के। एनएलएम। ये वाला नहीं है, इसलिए रुक जाना, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज है वो। ये क्लास नोट्स में क्या चिपका दिया तुम लोगों ने किसी ने शीट को टच किया है क्या? हम ऐसा भी कर क्लास सकते नोट हैं। में, अच्छा तुम्हारे पास एडिट एक्सेस नहीं है ना, तो ठीक है। वन शॉट मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन फिक्शन, वर्क बार। इसमें नहीं था वो। चलो छोड़ो, हम अपने पे ही आते हैं। रुक जाओ, इसी पे ही समझते हैं। देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अगर ये वाला जो पुली है ये ए से एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, या ध्यान से सुनो, ये जो पुली है ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, पूरा ये v से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो ये वाली रस्सियां हैं ये कितने से मूव करनी चाहिए भाई? अगर ये भी v से मूव करेगी और ये भी v से मूव कर रही है, तो फिर ये वाली वेलोसिटी कहाँ जाएगी? ये वाली। तो ये क्या होता है, अगर ये v से मूव कर रही है ना, तो ये थ्रेड कितने से मूव करेंगे? v/2 से। तभी तो हमारी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वरना तो लेंथ कांस्टेंट रखनी है। तो कैसे रख पाएंगे भाई? ये ऊपर वाली जो, ये वाली जो है ये v से मूव कर रही है, तो ये दोनों कितने कितने से मूव करेंगी? v/2 से, है ना। ऐसे ही एक्सीलरेशन में होगा। अगर ये a से एक्सीलरेट कर रही है, तो जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये कितने से एक्सीलरेट करेगी? a/2 से। और जो दूसरी वाली है वो भी कितने से करेगी? a/2 से। या माना है तुमने, ये a2 माना है, तो ये जो a किसके बराबर होगा? a1 प्लस a2/2 के, ठीक है, इनके एवरेज के बराबर होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो पुली
अब इसका मतलब क्या है, अब जो तुमने अभी सॉल्व किया था, टी ये ऊपर जा रहा था टी से, ये ऊपर टी से जा रहा था, इनकी एक्सीलरेशन a2, इसकी एक्सीलरेशन a1, तो क्या आया था t.s1 प्लस t.s2। फॉर्मूला लिखा था t1/2 एक्सीलरेशन a1 t स्क्वायर प्लस t इंटू 1/2 एक्सीलरेशन t स्क्वायर। t/2 कॉमन ले लिया, t स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा देखो a1 प्लस a2/2। तो ये a1 प्लस a/2 क्या हो गया, ये पुली की जो एक्सीलरेशन जो a दी हुई है। तो फॉर्मूला देखो कितना आया, टी स्क्वायर ए। तो वर्क डन कितना लगा, ये वर्क डन। तो यहाँ पर भी वही कांस्टेंट रिलेशन वाला है। मैंने जब वो 10 एक रस्सी का कराया था कि एक रस्सी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये दोनों 10-10 में बराबर बटेगी, याद रखो वो। तो ऐसे ही होता है इनमें, अगर जैसे ये पुली ए से बढ़ रही है तो ये जो नीचे वाली जो पुलीज हैं इनमें बराबर बराबर वो एक्सीलरेशन डिवाइड होगी, ठीक है, ऐसी वेलोसिटीज। तो ये एवरेज आता है, क्लियर है। तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हम उसके फ्रेम में चले गए। तो अगर पुली ऊपर जा रही है तो ये स्ट्रिंग्स भी ऊपर जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंदिनी क्या कर रही हो, तुम्हारा ये No. Sorry. सुरेंद्र को निकालती, रुक जा सुरेंद्र को, आज की क्लास में तुझे पढ़ाना ही नहीं मेरे को, इसको निकाल दो। सुरेंद्र पढ़ने तो नहीं आया ना एक बिल्कुल भी। चला गया ये रहा, रुक जा। तो इस तरीके से फ्रेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोचना है। अगर आप उसी फ्रेम में चलेगी तो हमें एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम दूसरे फ्रेम में हैं तो जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा पुली मूव कर रहा है उसी हिसाब से तुम्हें अपने स्ट्रिंग्स को भी मूव कराना है। A1 एक स्ट्रिंग A1 से मूव करेगी, दूसरी मान लो किसी A2 से मूव कर रही है, ठीक है। तो और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर ये AP से मूव कर रही है तो ये इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो क्या रिलेशन रहेगा, दोनों में एवरेज होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी, ये बताओ, a particle moves along a curve unknown shape but magnitude of force this and always act along the tangent to the curve, then a particle moves always along a curve shape, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट है एंड ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो फोर्स कैसा होना चाहिए, एक तो देखो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अच्छा रुको, फोर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में तो, और टेंजेंट के अलोंग मूव कर रहा है, तो होना क्या चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहाँ एक्ट करते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, Yes, ma'am. कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग करते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव, तो कैसा फोर्स रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल, तो भाई कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज्ड लूप में क्या होता है वर्क डन, 0. हाँ 0। तो ऑप्शन है कंजर्वेटिव फोर्स, अगर क्लोज्ड पाथ में आप वर्क डन निकालेंगे तो उसका 0 होगा, 0। ये करो, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक मीटर स्टिक है, ध्यान रखना पार्टिकल नहीं है, मीटर स्टिक है जिसमें मास यूनिफॉर्म बटा हुआ है। तो एक मीटर स्टिक है जिसका मास जो भी है, ग्राम मिलीग्राम मिलीग्राम, ये ग्राम ले लो चलो, इतना है, इज प्रोवाइडेड एट वन एंड, ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया किसी पर्टिकुलर एंगल से, ठीक है, कितने एंगल से, 60 डिग्री से।
तो अब पता है पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो देखो, जब अगर पॉइंट मास होता है तो सीधा हम लोग क्या ले लेते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग। जब ऐसी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या कोई भी रॉड टाइप मटेरियल होगा, उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को किसके अलोंग, कहां पर मानते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास से, यस मैम। राइट। अगर इसकी लेंथ Yes, ma'am. L है या इसकी हाइट h है तो इसका मैं कितना मानूंगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh/2 है कहीं पे, है ना, कि भाई सेंटर ऑफ मास पे कहीं पे हम मान लेते हैं इसकी हाइट, mgh/2 हो गया। अब मान लो ये, अब हमने 60 डिग्री से इसको इस तरीके से डिस्प्लेस करा दिया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज है ये मुझे बताओ। करो आसान सा, ये कई कल ही बताया था। तो ये mgh/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, mgh/2 का cos 60 कॉम्पोनेंट, है ना। और तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, कितना इंक्रीज हुआ, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो Difference. mgh/2 माइनस Minus mgh/2 mgh. cos 60 डिग्री, तो यानी यही तो चेंज आया है इतना, दिस इज द चेंज, यही तो चेंज है बस। तो ये चेंज कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा mgh/2 है और ये mgh cos 60 डिग्री है, तो ये वाला चेंज डेल किसके बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस। Difference. तो mgh/2 कॉमन ले लो, 1 माइनस cos 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया है क्या किया है ये Yes ma'am. बॉयज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी को सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। जैसे माधव ने बोला मैम चेन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, चेन में भी जो हम हाइट लेते हैं ना, वो भी हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। उसमें भी हम लोग हाइट को L/2 कर देते हैं या 2/n। वो जब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहां पे हम लोग उसको भी ऐसे ही सेंटर ऑफ मास से ही सॉल्व करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है, एक बॉडी ऑफ मास इज सस्पेंडेड, हाँ एक बॉडी ऑफ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस, हाँ हाँ मैम एच की वैल्यू क्या होगी, रोहित पूछ रहे हैं। इसमें लेंथ, मीटर स्टिक की लेंथ नहीं दी हुई क्या, provided when a displaced through an angle then the increase in potential energy। अच्छा, इसमें लेंथ नहीं गिवन ना तुम्हें, लेंथ होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, एल लेंथ नहीं गिवन, लेंथ गिवन होगी, इसमें दी नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। मीटर स्टिक की 1 मीटर होगी ना? किसकी, मीटर स्टिक की, 1 मीटर हो सकती है। हाँ मीटर, हाँ हाँ, अगर राइट राइट, अगर मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक लिखा होता है तो हम लोग 1 लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये आगे ए होना चाहिए था, मीटर स्टिक, ठीक है, तब हम समझ जाते कि ये 1 मीटर स्टिक की बात कर रहा है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ये बॉडी है जिसका ऑफ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ स्ट्रेचेस द स्प्रिंग थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस y, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, इससे हम लोगों ने एक मास को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ये हम लोगों ने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, मान लो बाय डिस्टेंस y से हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया। अब ये तो mg से इसको डिस्प्ले वो हुआ, नीचे वेट mg लग रहा है, डी स्टोरिंग फोर्स लगाएगी तुम्हारी, ये कितने से लगाएगी, जितने से डिस्प्लेस हुई है, यानी ky से, ठीक है। तो पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कितना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ने स्टोर किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर करेगी, हाफ के वाई स्क्वायर, यही होती है स्टोर पोटेंशियल एनर्जी,
जो स्प्रिंग Yes, ma'am. स्टोर करती है, हाफ के वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो के वाई किसके बराबर है, हमारा एम जी के, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो बस अब हाफ एम जी वाई, तो ये इसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना, देखो स्प्रिंग फोर्स कैसे एक्ट करती है, स्प्रिंग फोर्स का एक बार फंक्शन देख लो कि स्प्रिंग फोर्स क्या क्या काम करती है। मान लो एक चीज देखो, ये स्प्रिंग फोर्स है, हमने इसको किसी मास से कनेक्ट किया हुआ है, ये स्प्रिंग को, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे समझो ये मास है और यहाँ पे हमारी स्प्रिंग, ठीक है। एक पर्सन आता है, ये कोई एक इंसान आ रहा है, ये इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, इस ब्लॉक को मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे ये इंसान इस ब्लॉक को मूव करेगा, स्प्रिंग, ठीक है, इस ब्लॉक को मूव करेगा, स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कंप्रेस हुई। अब एक बात बताओ, जो ये पर्सन जो एनर्जी लगा रहा है इस ब्लॉक को मूव कराने में, वो एनर्जी किस में स्टोर हुई है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। किस में स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी जो भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं जिससे स्प्रिंग क्या हुई है, या तो कंप्रेस हुई है या स्ट्रेच हुई है, वो सारा का सारा मैकेनिकल वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। अब मान लो जैसे ही ये स्ट्रिंग कंप्रेस हो गई, अब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गए, अब ये वापस तुम्हें धक्का देगी ना, ये तुम्हारी जो स्प्रिंग है ये वापस धक्का देगी, तो वापस धक्का देगी तो दोबारा तुम्हारा पोजीशन क्या आ जाएगा, इस ब्लॉक का जहां पर था। इसका मतलब क्या है, अब जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो दोबारा क्या हो गई, रीयूज हो गई। तो ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल स्प्रिंग का काम। स्प्रिंग का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रख लेगी। कब करेगी, जब उस पर एक्सटर्नल हम मैकेनिकल वर्क करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, तो उसके बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा स्प्रिंग का काम। ये देखो, अब ये कह रहा है कि फाइंड प्रूव दैट द स्प्रिंग इज फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो क्या बताया है मैंने, कंजर्वेशन को प्रूव करने का कर्ल लेते हैं हम लोग एफ का। अगर कर्ल नहीं समझ में आ रहा तो याद रखो, ऑपरेट करते हैं इसको डेरिवेटिव से, आई जे के, ये क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। अब देखो आई का क्या है, वाई जेड स्क्वायर रख दिया, जे का क्या है कॉम्पोनेंट एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2 ये रख दिया, और ये के वाला रख दिया, ठीक है। अब इनका क्या करना है तुमने, डिटर्मिनेंट निकालते हैं प्लस के का, जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 0 के बराबर है दैट मीन्स योर फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्लियर। अदरवाइज 0 नहीं आता है, कुछ भी वैल्यू आती है तो कैसा फोर्स रहेगा, नॉट कंजर्वेटिव, Yes, ma'am. क्लियर है। यस मैम। यस मैम। मैम आप एक बार ही कमेंट सेशन पढ़ लो, डाउट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। डाउट भाई, जिसको इस क्लास में डाउट रह जाता है वो डाउट सेशन में आया करो, कोई डाउट सेशन में आता नहीं है, ठीक है। 10-15 बच्चे आते हैं, अच्छे बच्चे जिन्हें पढ़ना होता है। ये स्कूल की देखो, टाइमिंग क्लैश ये करती है उस टाइमिंग से। जैसे आज फ्रिक्शन का पूरा असाइनमेंट हम लोगों ने मात्र 40 मिनट में सॉल्व किया। जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको तो बड़ा फायदा हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, t इक्वल्स टू 3 प्लस रूट एक्स, क्या करने का है इसमें, x निकालने का, रूट एक्स इक्वल्स टू t माइनस 3, है ना। तो x आते ही तुम कर लोगे क्वेश्चन को dx बाई dt से, ये हो गया। तो वर्क डन निकाल लेंगे 6 सेकंड के लिए, यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल भी और फाइनल भी, और वर्क डन किसके बराबर कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखें काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी निकालनी जरूरी है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी, क्लियर। इसमें अब तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम डेरिवेशन करोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। हो जाएगा मैम। यस। हाँ,
ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। इससे अगली क्लास भी है क्या तुम्हारी? यस मैम, मैथ्स की। यस मैम। यस मैम मैथ्स की है। कोई बात नहीं, ये 1 महीने की बात और है बच्चों, बस। क्या कह रहा है, देखो ये फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ऑब्जेक्ट जो है 0.4 मीटर से डिस्प्लेस हो गया। काइनेटिक एनर्जी 1 जूल की गेन कर ले रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, बस। क्या है इस क्वेश्चन में? 5 न्यूटन का फोर्स है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मान लो तो ये कुछ भी हमारा 5 कॉस थीटा बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, वेरी गुड, 0.4 मीटर की। तो बस क्या करो, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है? 1 जूल, है ना। और वर्क डन क्या होगा? 5 cos थीटा डॉट डिस्प्लेसमेंट 0.4। क्लियर? करो अब फिर, आसान है। तो आंसर बताओ फाइनल। भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, एफ डॉट एस भी है। तो बस अब क्या निकाल देंगे, या फिर इतना भी नहीं करना चाह रहे तो एफ कॉस थीटा भी नहीं लिखना चाह रहे तो एफ एक्स लिख लो इसको। 1/0.4। देखो इसको एफ एक्स लिख लो, कॉस थीटा भी हटा दो, इसको लिख लो एफ एक्स डॉट 0.4 इक्वल्स टू 1 जूल। अब डिस्प्लेसमेंट और ये तो है सेम डायरेक्शन में एफ एक्स, तो एफ एक्स 0.4 कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 जूल। तो एफ एक्स किसके बराबर हो गया? 1/0.4, तो 10/4। बस, तो ये तुम्हारा एफ एक्स, सॉरी, न्यूटन। ठीक है, बस इतना करना था। आगे मूव करूं? यस मैम। यस मैम। चलो फिर ये वाला करो, तो करो इसको, ट्राई दो, इसका मुझे आंसर चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होगा। भाई 5 kg से फॉल हुआ है और इतने की वेलोसिटी आ गई, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मैम 15 न्यूटन। आ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो वर्क पूछा है, मैम ग्रेविटी के माइनस करनी पड़ेगी इसमें। तो एक ऑब्जेक्ट को जब आपने डाउनफॉल कराया है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। An object of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance of 20 meters and attains a velocity. How much work is done by the resistance of the air of an object? हाँ, तो इसमें इतना क्या करना है, पहले तो जब वो फॉल हुआ उसका एनर्जी निकाल लो। इतना सोचना क्यों है? एनर्जी जब फॉल हुआ, mgh, मास, ग्रेविटी, हाइट 20 मीटर, कितना हो गया ये? 1000 जूल।
अब ये देखो, जब फॉल हुआ है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अब देख लो कितनी है, हाफ mv², हाफ मास 10 × 10, कितना आ गया भाई ये 500 जूल। तो बाकी 500 कहाँ चली गई? मैम 250 आएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है 250 जूल। तो बाकी की कहाँ चली गई? फ्रिक्शन में। तो किससे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगाना चाहो उससे भी कर लो, उससे भी हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे लगाएंगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, राइट, प्लस और कौन सा वर्क डन करेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो 0 थी, फाइनली हाफ mv² है हमारे पास। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? 1000 जूल। ठीक है, उसमें से हम लोग फ्रिक्शन का वर्क निकाल लेंगे। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो जैसी Yes, तुम्हारी ma'am. इच्छा। पर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह या फ्रिक्शन की पूछी जाती है, वो ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन किसी से भी कर लो, दोनों आसान है, अपनी मर्जी से देख लेंगे। ये वाला देखो, मैंने क्या बोला है, एनर्जी क्या करती है? स्टोर, ये स्प्रिंग स्टोर करेगी जितनी भी एनर्जी तुम लगा रहे हो। काइनेटिक लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में, तो उसे स्टोर करेगी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में लगाई है भाई? mgh, और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसने बोला है। तो जितना ये एनर्जी तुमने दी है, ये सारी की सारी एनर्जी क्या करने वाला है? स्टोर करने वाली है। तो कितने के बराबर हो जाएगी? मान लो x से ये कंप्रेस होती है, तो तुमने कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना लगाया? mgh + x, और ये सारी की सारी किसने स्टोर कर ली? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो देखो इससे तुम्हारा आंसर निकल गया। क्लियर? यस मैम। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो देखने में तुम्हें लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है मैम, मैं तो छोड़ के आ जाऊंगा पेपर में, पर ध्यान से एक बार क्वेश्चन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है सवाल? एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है, ठीक है, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है एक कनकेव सरफेस में, ठीक है, जिसकी रेडियस 2 मीटर है। 2 मीटर बोले तो 200 सेंटीमीटर। सुनो, अब क्या कह रहा है? इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल बिगेन्स फ्रॉम द पॉइंट, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल बिगेन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द डिश, मतलब एक ऐसे पॉइंट से जिससे डिश की हाइट कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे 200 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना है? बहुत छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर। मतलब जस्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है वो अपनी मोशन को? फ्रॉम द सरफेस से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.01। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा कि वो रेस्ट पे आने से पहले? तो मुझे बताओ कितना चलेगा रेस्ट पे आने से पहले? अब देखो यहां पर पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है? हाइट की वजह से अभी जस्ट वो चला है रेस्ट से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, यस मैम। mgh। फाइनली किस में चला गया? देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कर दो। वर्क डन mgh के बराबर है। ठीक है, फ्रिक्शन ने काम किया, फ्रिक्शन सिर्फ खाएगा बैठ के। ठीक है, चला भी रेस्ट से था, फाइनली कहां पे आ गया? रेस्ट पे, है ना, फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो mgh इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ओके, तो mgh इक्वल्स टू, अब हमसे यही पूछा है कि चलेगा कितना, तो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है भाई? म्यू न्यू mg। वर्क डन है ना, म्यू mg तो फोर्स हो गई, याद रखना फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स। म्यू mg इज द फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट भी लगाएंगे तब क्या बनेगा? वर्क डन। मान लो डी डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्टेंस चला तो वर्क डन डी डिस्टेंस के लिए काम करेगा, राइट।
मान लो ये d डिस्टेंस चला, तो इस पूरी d डिस्टेंस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, और फाइनली जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया पार्टिकल। तो यहाँ से देखो mg से mg कट गया, तो डिस्टेंस कितनी आई, h/μ। तो ये भी एनर्जी थ्योरम से हो गया कि हाइट वाली एनर्जी फाइनली जाके काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो गई, मतलब जितनी एनर्जी पार्टिकल लेके चला सारी की सारी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जितना पार्टिकल लेके चला सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रिक्शन में, यानी फ्रिक्शन ने उसको ईट कर लिया। तो ये आ गई डी की वैल्यू h/μ। बस हो गया आपका क्वेश्चन। h/μ हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर और म्यू कितना है 0.01। सॉल्व करो इसको, 100 सेंटीमीटर आ गया, 100 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल 100 सेंटीमीटर चलेगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड था, एनर्जी कंजर्वेशन पे या वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे मन करो उससे लगा दो। क्लियर है? यस मैम। अच्छा एक बार mgh देखो, अगर एनर्जी थ्योरम से करना चाहो, पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, टोटल मास कितना है 1 ग्राम, इसको अच्छा 1 ग्राम है ना, इसको काइनेटिक में करते हैं, अच्छा इसको उसमें करते हैं 10⁻³ हो गया ना, 1/100 ग्रेविटी का 10, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर। अच्छा फिर 1 सेंटीमीटर को कितना करेंगे, चलो इसमें इसको भी कर लेना, जो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना यही सारा का सारा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स दिया आएगा, ये समझाना ओके चाहती मैम। हूँ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। ये देखो टोटल एनर्जी मैं तुम्हें समझा देती हूँ, कर अपने आप लेना। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। रुक जाना, भी कोई नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन समझ के जाना। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पूछा क्या है, देखो मैक्सिमम स्पीड, मुझे बताओ मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम, और हमें u मिनिमम निकालना आता है, du/dx कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर है? तो यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, x की वैल्यू मिल जाएगी, जिसपे u किसके बराबर होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ये घर से एक बार ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन जरूर। ठीक, बाकी क्लास कितने बजे तक है भाई? 8:45 मैम तक। 8:45 तक की। ठीक है चलो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का असाइनमेंट डल गया है, इजी असाइनमेंट है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, जो जो तुम्हें लगे, जो क्वेश्चन नहीं होंगे उन्हें सॉल्व कर लेना। ओके ओके, बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।